नमस्कार साथियों, भाविका मैथ्स हब कुचामन सिटी में मैं अभिमन्यु सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है जीन पियाजे और उसका विकासात्मक सिद्धांत। कि सबसे पहले बात आती है जीन पियाजे। जो जीन पियाजे महोदय है ये स्विट्जरलैंड के निवासी है। जीन पियाजे महोदय स्विट्जरलैंड के निवासी है। इनके 3 पुत्र थे। इन्होंने अपने तीनों पुत्रों और आसपास के पड़ोस के बच्चों पर कुछ प्रयोग किए, कुछ उनके हाव भाव देखे और अपना एक सिद्धांत दे दिया। उस सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अन्य नाम हैं विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, विकासी अवस्था सिद्धांत। जीन पियाजे को आप संज्ञानात्मक विकास का जनक नहीं कह सकते। हां, इनके सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। अगर इन्हें मनोविज्ञान की दृष्टि से कहा जाएगा तो इन्हें कहा जाएगा विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान से संबंधित कौन है? जीन पियाजे। अब बात आती है जीन पियाजे के सिद्धांत की। अब अपन बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। संज्ञान लेना, किसी भी चीज का संज्ञान लेना, कि प्रारंभ में बोला गया, संज्ञान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी बात का संज्ञान लिया, मतलब किसी बात को अपने चित्त में लाना, अपने ध्यान में लाना, यही कहलाता है संज्ञान। एक उदाहरण कि किसी वृक्ष की बात की जाती है कि यह एक पेड़ है, तो ये पेड़ है, उसको आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा, प्रत्यक्ष रूप से पेड़ को देखा और बुद्धि में उसके बारे में विश्लेषण किया। फिर आपने स्पेशल बात कही कि यह आम का पेड़ है, मतलब क्या पूर्व ज्ञान मिला था कि यह पेड़ है, अगली बात मिली आपको आम का पेड़ है, तो वह हो गया पूर्व ज्ञान और आम का पेड़ हो गया नवीन ज्ञान। चमेली का पेड़ है, यह क्या हो गया? नवीन ज्ञान। तो संज्ञानात्मक विकास में सबसे पहले बात आती है कि किसी चीज का प्रत्यक्ष रूप से और बौद्धिक रूप से संज्ञान लेना कि यह है क्या। जैसे कि पेड़, उसे कहा गया संगठन। संगठन से तात्पर्य है प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं को प्राप्त करना। जैसे कि यह एक क्या है? पेड़ है, तो प्रत्यक्ष रूप से देखा और बुद्धि के अनुसार उसके बारे में आपने अध्ययन किया। परंतु फिर बात आ जाती है कि यह आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, तो यह हो गया पेड़ पूर्व ज्ञान, और उस पेड़ के अंदर उसका स्पेशल बता दिया गया कि यह आम का पेड़ है, तो वह हो गया नवीन ज्ञान। तो बात आई दूसरी, संगठन में तो केवल प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं को प्राप्त करना, उदाहरण जैसे ये पेड़ है। और दूसरी बात आई अनुकूलन।
अनुकूलन में क्या किया गया कि साहब पूर्व ज्ञान है पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़ है नवीन ज्ञान। तो अनुकूलन क्या करता है, पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन बनाना यही क्या कहलाता है, अनुकूलन। जैसे आम का पेड़, बरगद का पेड़, यह नवीन ज्ञान, पूर्व ज्ञान, पेड़। अब यह संतुलन में भी दो बातें आ गई अनुकूलन में। एक तो है आत्मसातकरण और एक है विशिष्टीकरण। आत्मसातकरण में तो नवीन ज्ञान प्राप्त करना आता है, जैसे आम का पेड़, बरगद का पेड़। और विशिष्टीकरण में क्या होता है कि जो आपको नवीन ज्ञान मिला है उस नवीन ज्ञान का विस्तार किया जाता है। विस्तार पूर्वक अध्ययन करना कि आम का पेड़ है तो क्या है, कैसे बना है, कैसे इसमें घटना, फल लगता है, मीठा है या नहीं। इस प्रकार संज्ञान लिया कि पेड़ है, फिर कहा आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। तो संगठन तो है प्रत्यक्षीकृत और बौद्धिक सूचनाओं को प्राप्त करना, जैसे पेड़। अनुकूलन में जो पूर्व ज्ञान है पेड़ और नवीन ज्ञान है आम का पेड़, बरगद का पेड़, उनके बीच संतुलन बनाना। फिर अनुकूलन को दो भागों में बांटा, आत्मसातकरण और विशिष्टीकरण। आत्मसातकरण में नवीन ज्ञान प्राप्त करना कि हां साहब पेड़ से आगे आम के पेड़ पर पहुंच गए। फिर विशिष्टीकरण में उसी ज्ञान को आप विस्तार दे देते हैं। इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास का प्रारंभिक स्वरूप यह है। अब जो जीन पियाजे महोदय है, उन्होंने अपने ज्ञान, अपने रिसर्च को चार भागों में बांटा, चार अवस्थाओं में बांटा। और पहली अवस्था को बोल दिया संवेदना गामक अवस्था। दूसरा इसका नाम है इंद्रियानुगतिक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। उन्होंने जन्म से 2 वर्ष को क्या कहा, संवेदना गामक अवस्था और इंद्रियानुगतिक अवस्था। तो यहां पर संवेदना को सबसे पहले समझना होगा। संवेदना से क्या तात्पर्य है? संवेदना, संवेदी अंग, संवेदी अंग कौन कौन से हैं? सब जीभ से आपने स्वाद लिया, आंखों से आपने देखा, कान से आपने सुना, संवेदनाएं तो है, कंपनी तो है। ये सब होते हैं संवेदी अंग। और संवेदना किन से प्राप्त होती है? संवेदी अंगों से। तो संवेदना से तात्पर्य है ये सभी संवेदी अंग है, उन्हें हम साइकोलॉजी या विज्ञान की भाषा में इंद्रियां कहते हैं। तो संवेदना क्या है? इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान। इसलिए संवेदना गामक और इंद्रियानुगतिक। तो संवेदना का कनेक्शन किससे? इंद्रियों से, इसलिए ये दोनों नाम समान हैं। इंद्रियां क्या होगी? नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा इत्यादि, इनसे लिया गया ज्ञान, यह है संवेदना। दूसरी बात आई गामक। गामक ध्यान देना, संवेदना गामक, संवेदना का संबंध इंद्रियों से और गामक का संबंध है गति से। तो गामक गति, गामक से तात्पर्य क्या है? गतिशील कौन होगा? शरीर। तो शरीर द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं, क्या क्रियाएं? कूदना, चलना,
कि शरीर द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं क्या कहलाती है? गामक क्रियाएं। तो संवेदना से तात्पर्य इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान, इंद्रियों के बारे में आपने पढ़ लिया। फिर बात आई गामक की। गामक मतलब गतिशीलता, और गतिशील कौन है? शरीर। तो शरीर द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं क्या कहलाती है? गामक। अब एक बात आता है, एक शब्द आता है स्कीमा। यह प्रश्न आया है साहब पिछली बार इससे संबंधित, कि जो जीन पियाजे महोदय है उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया स्कीमा। इससे तात्पर्य क्या है? इस गामक की परिभाषाओं को थोड़ा विस्तार दिया कि शरीर द्वारा की गई समस्त क्रियाएं जो मस्तिष्क से संबंधित होती है स्कीमा कहलाती है। शरीर द्वारा की गई समस्त क्रियाएं जो मस्तिष्क से संबंधित होती है स्कीमा कहलाती है। मैंने बताया था कि जीन पियाजे महोदय ने अपने 3 बच्चों और आसपास के बच्चों पर अध्ययन किया और उनके द्वारा उनकी संवेदनाओं, उनके द्वारा शरीर में होने वाली क्रियाएं, कूदना, चलना, टेढ़े मेढ़े अक्षर बनाना, कैंची साइकिल को देखना, इन सब को उन्होंने कुछ शब्दों के माध्यम से बताया। और स्कीमा को क्या बताया कि शरीर द्वारा की गई समस्त क्रियाएं जो मस्तिष्क से संबंधित होती है, बिना मस्तिष्क के संचालन के व्यक्ति एक पेन भी नहीं उठा सकता है, एक ग्लास भी नहीं उठा सकता है। तो जो शरीर द्वारा क्रियाएं की जाती है वो कहीं ना कहीं मस्तिष्क से संबंधित होती है। चूंकि संवेदना गामक अवस्था है वो जन्म से शुरू होती है, तो इस अवस्था में जो लक्षण प्राप्त होते हैं वह जन्मजात भी होते हैं और अर्जित भी होते हैं। क्योंकि ये जन्म से 2 वर्ष है ये अवस्था, इसलिए ये गुण जन्मजात भी है और अर्जित भी है। अर्जित मतलब वातावरण से प्राप्त किया गया ज्ञान, और जन्मजात मतलब जन्म में अपने साथ या उसके जन्म से उसके पास वो समस्त गुण पहले से विद्यमान है, वह होता है जन्मजात। इस अवस्था में बालक प्राय अपने माता पिता और अभिभावकों के संपर्क में आता है। इसके अलावा एक चीज और आई है कि प्रकाश के प्रति सचेत। इस अवस्था में बालक जो लाइट होती है उस लाइट को देखकर एकदम चलाई, चमक गया, बंद की, यानी लाइट को महसूस करता है। अंधेरे में रोने लग जाता है, उजाला चाहिए, या किसी को उजाले में नींद नहीं आती है, तो प्रकाश के प्रति सचेत सर्वाधिक संवेदना गामक अवस्था में देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरी अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के बच्चों पर अध्ययन को जीन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा। इस अवस्था में उसने क्या क्या लक्षण देखे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने अंतः प्रज्ञा काल कहा, कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है अंतः प्रज्ञा काल। अंतः मतलब भीतर से, प्रज्ञा मतलब ज्ञान का प्रकाशित होना, यह कहलाता है अंतः प्रज्ञा काल। दूसरी बात उन्होंने कही कि इस अवस्था में बालक पड़ोस के बच्चों के संपर्क में आता है। बालक पड़ोस के बच्चों के संपर्क में आता है, अपने परिवार के दायरे से बाहर निकलता है। और तीसरी बात कही कि जो बालक है वो अनेक प्रकार के कार्य करता है, मतलब वर्क ऑफ चाइल्ड। इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क ऑफ चाइल्ड किस अवस्था में?
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजे के अनुसार अब वह क्या कार्य करता है सॉरी, कि वह प्रतीक, शब्द तथा चित्रों को बनाना सीखता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो पुस्तकें होती है उनमें उन्हें अनेकों चित्रों, प्रतीकों और कुछ शब्दों के प्रारंभिक शब्द छोटे छोटे अक्षरों के माध्यम से उन्हें बताया जाता है। तो इस अवस्था में बालक प्रतीक, शब्द और चित्रों को बनाना सीखता है और इन्हीं के माध्यम से वह कोई नवीन ज्ञान को प्राप्त करता है जो छोटे बच्चों की पुस्तकों में देखने को मिलता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो बालक है वो प्रतीकात्मक खेल खेलता है। प्रतीकात्मक खेल का मतलब है कि छोटी अवस्था में जब बच्चों की टोली, ग्रुप बन जाता है पड़ोस के बच्चों के साथ, तो वह एक बालक राजा बन जाता है, एक बालक चौकीदार बन जाता है। इस प्रकार से वो राजा रानी खेल, इस प्रकार के प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं। आगे उन्होंने बताया कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में बालक अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है। मतलब वह आकार देखकर किसी भी वस्तु को बड़ा या छोटा बताता है। एक आपने बड़ा सा गुब्बारा रख दिया, एक छोटा सा पत्थर रख दिया, पूछेंगे क्या बड़ा है, तो वह गुब्बारे को बड़ा बताता है। कि वह अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है, वजन के आधार पर नहीं, आकार के आधार पर ज्यादा सोचता है। और चित्र को सही ढंग से नहीं बना पाता। आपने कहा कि कोई चित्र बनाना है, जैसे किसी मनुष्य का चित्र बनाना था और बालक ने चित्र क्या बनाया, ये चित्र बनाना था और बालक ने चित्र ये बनाया कि इसके हाथ यहां लगा दिए, कान थोड़े छोटे थे, कान बड़े कर दिए। तो निष्कर्ष क्या निकला कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक चित्र को सही ढंग से नहीं बना पाता है। इस अवस्था में विलोम्यता का गुण पाया जाता है। विलोम्यता का गुण क्या है? विलोम्यता का गुण वही है कि हल्का को भारी बता, हल्का को बड़ा बता दिया, चित्र ढंग से नहीं बना पाया, ये सब है विलोम्यता के गुण। और अंतिम बात आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वीं बात आती है कि जो बालक है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सजीवता के लक्षण दिखाता है। कि उनकी कविताएं होती है, मछली जल की रानी है, चंदा मामा, गुड़िया रानी। तो चंदा को मामा कह दिया, गुड़िया को अपनी छोटी बहन बना लेता है। इस प्रकार वह सजीव पात्रों से खेलता है और अनेक लक्षण दिखाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजे महोदय ने निम्न 9 विशेषताओं के बारे में बताया, जिन्हें मैंने आसान करने की कोशिश की है। आगे जीन पियाजे महोदय ने अगली अवस्था को बताया कि यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को उन्होंने 7 वर्ष से 11 वर्ष के बालकों के बीच बताया। इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उन्होंने क्या क्या देखा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उन्होंने बताया कि जो बालक है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में की गई गलतियों को सुधारता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो उसके देखने के पैमाने थे उनको बदलता है। कैसे? बालक जो अनुपात में अंतर नहीं कर पा रहा था, वह अनुपात में अंतर करना सीख जाता है। कम
वजन को कम वजन, अधिक वजन को अधिक वजन, कि एक ग्लास है जिसमें छोटे कंकर है, एक ग्लास है जिसमें बड़े कंकर है, बड़े कंकर वाला पूरा भर गया, छोटे कंकर वाला कम भरा, फिर भी वह कहेगा कि ये बड़े कंकर डाले हैं, ये वजन में ज्यादा है। या एक रुई ले लो और लोहे को ले लो, तो रुई को वह ज्यादा बताता था पूर्व संक्रियात में, लोहे को कम, अब वह ये कमी अपनी दूर कर पाता है। उसके बाद में बात आई कि उसमें मूर्त चिंतन विकसित होता है। मूर्त चिंतन का तात्पर्य है कि जो चिंतन करता है वह मूर्त रूप में करना प्रारंभ कर देता है। मूर्त रूप से तात्पर्य है छोटे बच्चे घर बनाते हैं मिट्टी के, कुछ आकार के आधार पर कुछ क्रियाकलाप करते हैं, वो समस्त चिंतन जो साकार रूप में होते हैं मूर्त चिंतन कहलाते हैं। इसके अलावा आया कि क्रम, वजन, भार में अंतर करना सीख जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की कमी सुधार रहा है, नहीं सुधार रहा है। अंतिम बात इसकी और पांचवी बात बचती है कि आरोही और अवरोही क्रम का ज्ञान हो जाता है। आरोही तथा अवरोही क्रम का ज्ञान, कि आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम क्या है, अवरोही क्रम छोटा क्रम घटता हुआ क्रम क्या है। कि पहले वो जब लाइन बनाता था तो उसमें बड़ा आगे लग जाता था, छोटा पीछे लग जाता था, ज्ञान नहीं था। अब वह छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे की ओर कैसे पंक्तिबद्ध करना है सीख जाता है। और अंतिम अवस्था को जीन पियाजे महोदय ने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था उन्होंने 11 से 15 वर्ष तक के बालकों में बताई और उन्होंने 3 बातें कही। 3 बातें में पहली बात तो आती है अमूर्त चिंतन, मतलब जो प्रत्यक्ष नहीं है, साकार रूप में नहीं है, पर वो अपने दिमाग में किसी चीज, किसी वस्तु या किसी उद्देश्य की कल्पना कर लेता है। और इस प्रकार का चिंतन जो साकार रूप में नहीं होता और कल्पनाओं में एक कल्पना शैली, दिमाग में सोच लेना कि ये कोई चीज किस प्रकार से है, वह अमूर्त चिंतन, निराकार आकार। वहां पे था आकार स्वरूप, यहां पर निराकार स्वरूप में किया गया चिंतन अमूर्त चिंतन। इस अमूर्त चिंतन के आधार पर वह क्या विकसित होती है, तर्क शक्ति उसमें विकसित होती है, चिंतन कर पाता है, मनन कर पाता है और किसी कार्य के होने का या नहीं होने का कारण जान पाता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अंक का ज्ञान, ध्यान देना, शब्दों का ज्ञान, चित्र, शब्द और प्रतीक के बारे में आपने पूर्व संक्रियात्मक में पढ़ा था कि चित्र का प्रयोग, अंक का प्रयोग और चित्र का प्रयोग, शब्द का प्रयोग और चिन्ह का प्रयोग या प्रतीक का प्रयोग करना सीखता है पूर्व संक्रियात्मक में, और यहां पर वह अंक का ज्ञान या अंक का प्रयोग करना सीख जाता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में वह किसी भी समस्या का समाधान करना सीख जाता है। इस प्रकार चारों अवस्थाएं और जीन पियाजे के बारे में विस्तृत अध्ययन यहां पे संपन्न हुआ। कल अपन अगला टॉपिक संवेग लेकर फिर मिलेंगे। धन्यवाद।